अगर आप एक बकरी से एक महीने में 3 किलो की ग्रोथ ले रहे हैं और एक साल में वो 36 से 40 किलो वेट गेन कर रही है और 500 रुपए किलो आप अगर बेच रहे हैं उसको, तो आप ये मान के चलिए कि आपको उससे 30% के करीब मुनाफा होगा। देखिए, आप ये समझिए कि जो गोट फार्मिंग है उसमें जो फीड है वही मेजर कंपोनेंट है। जी जी। फीड जितना अच्छा आप खिलाएंगे एनिमल पे, उतनी ही अच्छी शाइनिंग आएगी, उतना ही मैनेजमेंट होगा और उतना ही मेंटेनेंस आएगा। नमस्कार, फार्मिंग टूर टीम का गोट वाला फार्म पे स्वागत है। मैं आप लोगों का वेलकम करता हूं गोट वाला फार्म पे आने के लिए। मेरा नाम दीपक पाटीदार है और मैं गोट वाला फार्म का ऑनर हूं। मैं पिछले 25 सालों से बकरी पालन का काम कर रहा हूं और आई एम दी ओल्डेस्ट गोट फार्मर इन इंडिया राइट नाउ। और हमारा फार्म जो है वो इंटेंसिव फार्मिंग की इकाई है। ये 2000 में शुरू हुआ। आई एम एग्रीकल्चर ग्रेजुएट फ्रॉम कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंदौर। वहाँ से मैंने सबसे पहले अपनी डिग्री करने के बाद केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान से प्रशिक्षण लेकर इस बकरी पालन को शुरू किया है। इस फार्म में पूरी तरह इंटेंसिव फार्मिंग की जाती है, जिसमें 5 तरह की नस्लें हैं, जिसमें सिरोही, सोजत, बीटल, करौली, बर्बरी नस्लों को हम यहाँ पे रखते हैं। आइए मैं आपको फार्म के विजिट कराता हूँ। सर, जैसे कि आपका वेबसाइट का नाम और आपका नाम ऑल ओवर इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस है। आप बहुत डेडिकेट तरीके से 25 साल से इस काम को कर रहे हैं। जी जी जी। बहुत, जैसे आपने बताया, सच में आप ओल्डेस्ट गोट फार्मर हो इंडिया के। तो सर, क्या ऐसा वाक्य हुआ था लाइफ में जो इस लाइन में आ गए? नहीं, मुझे एक्चुअली एग्रीकल्चर का शुरू से ही शौक रहा है। मेरे पास एग्रीकल्चर लैंड अपनी रही है। मैं शहरों को रहना थोड़ा कम पसंद करता हूँ। अच्छा। मेरा क्वालिफिकेशन वगैरह सब बाहर हुआ। मैं 20 साल बाहर ही रहा। उसके बाद फिर मैंने गांव को चुना। मुझे शहरों में रहना पसंद नहीं था। एग्रीकल्चर से जुड़ा होने की वजह से मैंने इस व्यवसाय को चुना। और डेयरी उस समय में काफ़ी हुआ करती थी, डेयरी प्रचलित थी, तो मैंने नए बिजनेस की तरफ सोचा और इसलिए मैंने बकरी पालन को चुना। बकरी पालन उस समय में बड़ा नवीन व्यवसाय था। मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश में उस समय में कोई भी बड़ा बकरी फार्म नहीं था या छोटा बड़ा पारंपरिक बकरी पालन था। हमारी मध्य प्रदेश की पहली व्यवसायिक इकाई थी उस समय की, जो हमने शुरू की थी। अच्छा, मैं यहाँ देख रहा हूँ 5 तरह की ब्रीड हैं आपके पास जी, जिस पे मुख्य तरीके से आप ध्यान दे रहे हैं। जी। जैसे शुरुआत करते हैं यहाँ से। जी। ये है अपनी सिरोही ब्रीड। ये सिरोही हैं। जी। ये सिरोही के मेल्स हैं। काफ़ी प्योरेस्ट फॉर्म में कह सकता हूँ, क्योंकि आप कलर देखो उसका और शाइन देखो, इंडोर में शाइन देखो आप जानवर की। और फिर आती है अपनी सोजत जी। और उसके बाद बीटल भी है आपके पास में। सर, 5 ब्रीड क्यों? आपने एक ही ब्रीड पे स्पेशलिटी क्यों नहीं बनाई अपनी? एक्चुअली क्या होता है कि लोगों की अलग अलग डिमांड होती है और एक ही ब्रीड में करने में लोगों के अलग डिमांड होने की वजह से फिर हम उसको सेटिस्फाइड नहीं कर पाते। कुछ लोग ब्रीड के लिए चाहते हैं, कुछ लोग ब्यूटी के लिए चाहते हैं, कुछ लोग ईद के बकरे के लिए चाहते हैं। जी जी। तो हमने ब्रीडें तो पहले ज़्यादा रखी थी, हमारे पास करीब 8-10 ब्रीडें थी। वो हमने धीरे धीरे डिसकंटिन्यू की। ये जो 5 ब्रीडें हमारे पास हैं, ये ब्रीड एक्चुअली एक्सेप्टेड है स्टॉल फेड के लिए। इनका नेचर सूट करता है। दूसरी जो ब्रीड्स हैं वो सूट नहीं करती है। तो हमने डिफरेंट 10-12 ब्रीडों का ट्रायल किया था, जिसमें ये 5 ब्रीड निकल के आई है जिनका सबसे अच्छा कवरेज आया है और ये स्टॉल फेड को फुल्ली सूट कर रही हैं। इनमें इस तरह की ये कमी नहीं आई कि ये बीमार पड़ रही हैं और एडॉप्टेबिलिटी बहुत अच्छी है इनकी। जी जी। इसलिए जो है वो हमको ये 5 ब्रीडें ही ठीक लगी और इन सभी ब्रीडों में भी सिरोही का परफॉर्मेंस ओवरऑल सबसे अच्छा है। सर, मैं जैसे कि यहाँ पे देख पा रहा हूँ, अभी यहाँ पे आपकी शाम के टाइम की मिल्किंग भी हो रही है। जी जी जी। मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ दर्शकों को। यहाँ से दिख जाएगी, वो देखो मिल्किंग हो रही है, भैया कर रहे हैं और दूध कलेक्ट किया जा रहा है वहाँ पे। तो जी, मिल्किंग पे भी अपना जोर है इतना? जी हाँ, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, पर हमारे पास क्या होता है, जब बच्चे हट जाते हैं 3 महीने के बाद जो बकरियां दूध देने लगती हैं या बछड़ा हुआ रहता है, वो दूध निकालते हैं। बाकी तो दूध ज़्यादातर बच्चे पीते हैं। जो इन बकरियों का प्रोडक्शन ज़्यादा है उनका भी दूध निकालना पड़ता है। तो ये जो दूध है ये हमारे पास कलेक्शन होता है और इस दूध को हम जो लोग ज़रूरतमंद लोग हैं जो मांगते हैं उनको भेजते हैं। और उसके अलावा जो है फिर हम इसका घी बनाते हैं, पनीर बनाते हैं, प्रोडक्ट में जाते हैं। पर सारा डोमेस्टिक कंजम्पशन में ही जा रहा है। अपने घर के यूज भी, मतलब घर के यूज में जा रहा है। जो लोग जरूरतमंद है और जो लोग जानते हैं कि इनके यहाँ बकरी का दूध मिल जाता है तो उनको देते हैं। मतलब अपने घर के लिए तो अमृत हो ही रहा है। यस यस, बिल्कुल। घर के लिए प्राइमरी है, उसके बाद बचता है तो बेचते हैं। पहले घर के लिए यूज करते हैं, उसके बाद ही उसका सेल करते हैं। सर, बहुत अच्छी जगह मैं आज खड़ा हूँ। यहाँ पे कंपेरिजन भी हो जाएगा सर। जैसे 5 ब्रीड हमारे आसपास है, वहाँ पे कोटा है, कोटा करेली है ना, कोटा करौली ब्रीड है, और यहाँ पे सोजत है, ये भी सोजत है। यहाँ पे है आपकी बर्बरी का मिल्किंग हो रहा है और बीटल भी हमारे साथ में है ना, बीटल का मिल्किंग हो रहा है, वहाँ भैया कर रहे हैं। सर, सबसे अच्छी मिल्किंग
में कौन सी है ब्रीड इन पांचों में से? इन सभी ब्रीडों में अगर सिर्फ मिल्क को अगर आप देखें तो बीटल सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव ब्रीड है। बीटल हमारे पास हाईएस्ट 3 लीटर तक की बीटल रही है। जी जी। अभी ये जो बीटल्स आप देख रहे हो ये सब लार्ज बीटल्स हैं। जी जी। अभी ये लैक्टेटिंग है इसीलिए थोड़ी सी वीक है ये, क्योंकि इनका दूध निकल चुका है। जी जी भाई देखो, ऐसा वैसा गाय का दूध निकल रहा हो इस तरीके से है। तो सर यहाँ पे जैसे दूध कलेक्ट हो रहा है, बीटल का निकला, ठीक है जी। सबसे अच्छा बीटल देती है दूध। जी हाँ। तो जी एक बार दिखा दीजिए कितना दूध आपने अभी थोड़ी देर में कलेक्ट किया है, जब हमारी वीडियो शुरू हुई है तब से आप मिल्किंग कर रहे हैं। इस वाले फ्लॉक में आप जो देख रहे हो ना, मुश्किल से 8 या 10-12 बकरियों का दूध निकलता है और उसमें करीब करीब 6-7 लीटर के आसपास दूध आ चुका है। सर उसमें तो कैन भर जाएगी थोड़ी देर में? हाँ, पूरी फुल हो जाएगी ये। जी सर, इसी से सवाल निकला है हमारा कि आप कौन से मॉडल पे ज़्यादा मतलब मेन काम आप किस चीज़ पे, ब्रीडिंग पे है, मिल्क पे है या मटन पे है? नहीं, हमारा ब्रीडिंग पे है पूरा। हमारा जो सेल्स है वो 100% ब्रीडिंग गुड्स पे ही है। जी जी। और मिल्क जो है हमारा सपोर्टिंग है, जो हमारे पास कंजम्पशन के लिए आता है। डोमेस्टिक हो गया आपका। डोमेस्टिक हो गया। बाकी हमारा 100% एनिमल सेल्स पे ही है जी। और मटन के लिए 0 वैल्यू। मटन में सिर्फ हमारा वो एनिमल जाता है जो बुढ़ा हो गया हो, किसी कारण से कोई फिजिकल डैमेज हो गया हो, तो वो मुश्किल से 1 या 2% एनिमल है जो कुदरती, जिसमें प्रॉब्लम आ गई, डिलीवरी के बाद कोई प्रॉब्लम आ गई, थन खराब हो गए, वैसे ही एनिमल हमारे कलिंग के लिए जाते हैं। बाकी सारे एनिमल जो है ब्रीडिंग के लिए ही जाते हैं। और कुर्बानी मॉडल पे आप काम नहीं करते? कुर्बानी मॉडल पे नहीं है। बड़े मेल जो ब्रीडिंग मेल्स हमारे जो ओवर साइज हो जाते हैं, जो किसानों की पहुंच से बाहर चला जाता है, जिसकी प्राइस रेंज, वो फिर कुर्बानी के लिए जाता है। अच्छा। नॉन कैस्टेड एनिमल ही रखते हैं, कैस्टेड एनिमल नहीं रखते। जी जी। मतलब खस्सी बकरे का कोई काम नहीं है? नहीं, है कोई ना? खस्सी का। जी जी। आपका मेन है ब्रीडिंग। ब्रीडिंग से ही जो चीज निकल रही है उनको आप कर देते हैं, मतलब कुछ भी वेस्ट नहीं है यहाँ पे? कुछ भी नहीं। मैंने तो ये भी सुना है कि आप बकरी की मेंगनी से भी पैसा बना लेते हैं। जी जी जी। ये सच है? हाँ बिल्कुल, ये सच है। हम बकरे की मेंगनी को बायोगैस में यूज करते हैं जी। उससे हमारा जनरेटर वगैरह लिंक है, तो डीजल का कंजम्पशन कम हो जाता है। हाँ। वो एक हमारी बचत है। उसके अलावा कुकिंग के लिए जो लेबर के लिए गैस लगती है वो उसमें उपयोग आ जाती है। और उससे जो हमारी मेंगनी से जो बायोगैस से जो स्लरी निकलती है उसको हम वर्मी कंपोस्ट में यूज़ कर लेते हैं। तो उसकी वजह से वर्मी कंपोस्ट हम जो है, हमारा ही वर्मी कंपोस्ट जो 100% गोट बेस्ड है। अच्छा। और 100% गोबर बेस्ड है, उसमें कोई दूसरा मटेरियल नहीं है। बहुत सारे लोग वर्मी कंपोस्ट में पत्तियां और दूसरा मटेरियल मिला के बनाते हैं। कुछ लोग। जी जी। हमारा 100% मैंगनी बेस्ड है जी, पूरी तरह। जी सर, अभी अपने फार्म पे कितनी स्ट्रेंथ है एनिमल्स की? अभी अपने फार्म पे 600 एनिमल हैं। 600 है? हाँ, सारी ब्रीड के मिला के 600 एनिमल। 600 है। हमारे फार्म की जो कैपेसिटी 1000 से 1200 एनिमल की है। जी जी। और बरसात और आपके विंटर में ये स्टॉक लिमिटेड रहता है, क्योंकि थोड़ा रिस्की जोन रहता है। जी जी। समर्स में हमारी स्ट्रेंथ फुल 1000 से ऊपर रहती है। जी जी। और सर मैं देख रहा हूँ सारे जानवर जो हैं आपके शाइन कर रहे हैं और अच्छी चमक आ रही हैं और अच्छा माल पानी यहाँ पे खा रहे हैं। एक बार इनकी ना इन्वेंटरी देखेंगे, स्टोरेज देखेंगे आपके अनाज की, कहाँ कर रखी है आप? जी जी जी, बिल्कुल जी बिल्कुल। जी जी। देखिए, आप ये समझिए कि जो गोट फार्मिंग है उसमें जो फीड है वही मेजर कंपोनेंट है। जी जी। फीड जितना अच्छा आप खिलाएंगे एनिमल पे, उतनी ही अच्छी शाइनिंग आएगी, उतना ही मैनेजमेंट होगा और उतना ही मेंटेनेंस आएगा। जी जी। फीड में अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो आपको एनिमल की ग्रोथ नहीं मिलेगी, वो आपके लिए एक नुकसानदायक होगा। जी जी। मैं आपको अपने फीड गोडाउन्स वगैरह दिखाता हूँ। ये हमारा सारा शेफ कटिंग एरिया है जहाँ पे हम ये आप बायोगैस चलाते हैं जनरेटर? आप ये हाँ, वाला, ये है ना? जनरेटर हमारा ये मिंगनी चल रहा है दोस्तों। देखो आप, ये जो जनरेटर है लिस्टर इंजन वाला, ये प्रॉपर मिंगनी चलाते हैं इसको। और इसका सर वो गैस का कनेक्शन कहाँ है, कहाँ से आ रहा है? गैस का कनेक्शन ये इस तरफ है। आइए, अच्छा, ये डायरेक्ट गैस सप्लाई है। ये सोलेनॉइड स्विच लगा हुआ है, जैसे ही जनरेटर ऑन करते हैं ऑटोमेटिकली गैस सप्लाई शुरू हो जाता है। जी जी। बंद होने पे गैस सप्लाई बंद हो जाता है। 5 किलोवाट का है ये। अच्छा। बायोगैस यूज करने से डीजल जो है वो सिर्फ 25% लेता है। अगर ये 1 घंटे में 1.5 लीटर डीजल लेता है तो अगर बायोगैस से चलेगा तो ये सिर्फ 300-350 ml डीजल में चलता रहेगा। जी। यहाँ इधर नर्सरी है यहाँ पे, और इधर है इनका स्टॉक। देखो ये है खजाना। ये हमारा फीड इंग्रेडिएंट्स हैं जी जी। जो आप देख रहे हैं। ये सारा हम रॉ यूज करते हैं। आप ये देखिए, बेस्ट क्वालिटी की मक्का को हम इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल, ये तो पॉपकॉर्न के लिए यूज होती है ऐसा हाँ, लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। हम फीड में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। जी जी। अगर फीड में कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो उतना ही दवाई में खर्च करना पड़ेगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल। डिफरेंट टाइप के हमारे पास इंग्रेडिएंट्स हैं। ये आपकी ग्राउंडनट केक है, ये खल ये है, चोकर है, चोकर दे रहे हैं। इसके अलावा ये देखिए आप, ये जो देख रहे हो आप, ये दाल की चूरी है। दाल की चूरी, वो बहुत कुछ प्रोटीन का सब कुछ, यस यस, प्रोटीन का सब कुछ पार्ट है। ये जो आप देख रहे हो ये आपकी मूंग, अपने मक्के की खल है। खल है ये।
बिल्कुल बिल्कुल। तो हम करीब करीब 28 से 30% प्रोटीन मेंटेन करते हैं और उसी से एनिमल आप जो देख रहे हो वो ग्रोथ और जो क्वालिटी है वो इसी से है। तो सर इनको क्या पीसते हैं साथ में, आप क्या हाँ, करते हैं? हमारे पास ये पीसने के बाद ये इस तरह के का पूरा मिक्सर है, ग्राइंडर मिक्स करके जी जी ये सारा इस तरीके का बन जाता है। जी, मतलब वो ग्राइंडर है जी हाँ, ये और ये ग्राइंडर मिक्सर है है ना? ये ग्राइंडर है जिससे हम इसको पीसते हैं। जी, अलग अलग साइज के लिए इसमें वो रहती है। कमर्शियल लेवल, ये देखिए कमर्शियल लेवल पे ये 2 से 3 मिनट में ये जो है 1 क्विंटल मक्का पीस देती है। और ये मिक्सर है जिसमें हम डाल के इसको मिक्स करते हैं। यहाँ पे ये क्या हो रहा है अभी? ये फीड की मिक्सिंग हो रही है। असल में जो हम फीड खिलाते हैं बकरियों को वो रात को गलाते हैं, सुबह देते हैं और सुबह की गलाई शाम को देते हैं। अच्छा, वो इसलिए कि अगर आप सूखा दोगे और बकरियां ज़्यादा खा लेगी तो पेट फूलने की समस्या हो सकती है। तो इसमें पानी डालने से फीड गल जाती है, प्लस वो पूरी तरह अंकुरित की तरह हो जाती है, दूध भर हो जाती है। तो वो वेस्ट में, गोबर में निकलती नहीं है, वो पूरी की पूरी कंज्यूम हो जाती है, जैसे हम लोग स्प्राउट खाते हैं। अच्छा अच्छा। ये उस तरीके का एक काम है। तो इसी में मिनरल मिक्सचर हुआ, मोलेसिस हुआ, आपका हल्दी हुआ, नमक हुआ, ये सारी चीज़ें ऐड करते हैं इसमें, जिससे कि ये पूरी तरह रिंडिश हो जाए, न्यूट्रिटिव वैल्यू इसकी पूरी आ जाए और फिर उसको सुबह में मिक्सर में मिला के भुरभुरी करके और फिर बकरियों को दी जाती है। ये रिबन मिक्सर है जिसमें तीनों तरीके से जो है आप फीड मिला के और सारी फीड डाल के इसको मिक्स कर सकते हैं। बाप रे बाप। दोस्तों मेरे भाइयों, कमेंट करके बताओ कि आपने भी इस तरह कमर्शियल लेवल पे गोट फार्म देखा है अब तक, और देखा है तो उस गोट फार्म का नाम भी लिख देना, हम भी पढ़ेंगे कौन सा है। और देखो कितना बड़ा एक इंडस्ट्री लेवल का आप सेट देख पा रहे होंगे। और देखो इनके पास बायोगैस का भी है, मतलब रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी यूज कर रहे हैं। यहाँ पे सोलर भी लगा रखे हैं सर ने, यहाँ पे सोलर भी दिखाते हैं आपको। यहाँ पे देखो सोलर लगा रखे हैं। सर कितना पावर है सोलर की? ये 5 किलोवाट के सोलर की यूनिट है। जी जी, 5 किलोवाट की। जी, इससे मोटर जो है 5 HP की है, वो इससे चलती है। जी जी, और हमारे फार्म का बैकअप भी 5 किलोवाट के आसपास है। तो हमने 2 वे इसको कर रखा है। जब हम मोटर ऑपरेट नहीं करते हैं तो हम इसको हमारे कंजम्पशन में यूज़ कर लेते हैं। बहुत सही, बहुत सही। तो सर मैं ये बोलूँगा कि जिस लेवल पे आपने फार्म बना रखा है ना, एक तरीके से अब जिससे बच्चे प्रोड्यूस करते हो आप, ब्रीडिंग करा के उन्हें आगे रेवेन्यू भी जनरेट करते होंगे इससे, एक तरीके से गोट फैक्ट्री हो गई पूरी। जी जी जी। हमने इसके अलावा काम हो गया। एक दूसरा हमने ये भी कर रखा है कि हमारे पास जितनी डिमांड आती है उतना एनिमल हमारे पास होता नहीं है। तो हम जिनको एनिमल बेचते हैं उनसे बायबैक भी कर लेते हैं। जिन छोटे छोटे किसानों को एनिमल बेचा है उनको अच्छी प्राइजेज नहीं मिल पाती है, तो अगर वो प्रॉपर हमारा शेड्यूल फॉलो करते हैं, वैक्सीनेशन वगैरह फॉलो करते हैं, तो हम उनसे बायबैक भी करते हैं। अच्छा अच्छा। राजस्थान में, यूपी में, जहाँ भी हमारे सप्लायर्स हैं वो हमने एक ट्रैक टेरिटरी डेवलप कर रखी है। तो जब भी हमें एनिमल की रिक्वायरमेंट होती है तो हम एनिमल उन आइडेंटिफाइड सोर्सेज जो हमारे हैं फार्मर, उनके थ्रू हम लेते हैं और पूरा कंप्लीट वैक्सीनेशन वगैरह करके जो किसान हमारे ट्रू टू दी गाइडलाइन चलते हैं। ये कोऑपरेटिव जैसा मॉडल है ताकि हम उन्हें दे भी सकते हैं और उनसे हम वापस ले भी सकते हैं। जी जी। अब ये जो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हमारे फार्म की 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर की टेरिटरी में ये डेवलपमेंट करें, जी जी, जिससे भी क्या होगा, लंबा ट्रांसपोर्ट नहीं करना पड़े और हमारे क्षेत्र में ही लोगों को अच्छा पैसा कमाने को मिले। जी, इस तरीके से हम प्रयास करें गवर्नमेंट के डिफरेंट मॉडल्स के साथ, जी जी, हमारा खुद का कुछ जो सोर्सेज है उनके साथ, जी जी, ताकि हमारे क्षेत्र में भी बकरी पालन का विकास हो और ये जितनी प्रमुख नस्लें हैं जो राजस्थान में या यूपी में पाई जाती हैं, जी जी, वो सारी नस्लें हमें हमारे आसपास के गाँव में ही मिलने लगे, जी जी, ताकि जब भी किसी किसान को चाहिए तो उसे कम कीमत में भी उपलब्ध हो सके। जी। सर मैंने एक चीज़ और देखी थी यहाँ पे, जैसे आपके फार्म का मेल आईडी, मोबाइल नंबर, आपकी फार्म की वेबसाइट का लिखा हुआ है, और यहाँ पे नेशनल लाइव स्टॉक मिशन का बोर्ड क्यों लगा हुआ है सर यहाँ? जी जी, ये जो इकाई आप देख रहे हो, ये इकाई जो है वो नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के अंतर्गत बनी हुई है। अच्छा। और ये भारत का पहला नेशनल लाइव स्टॉक मिशन का फार्म है, इंडिया की फर्स्ट यूनिट है ये जी। और इसका जो है ये यूनिट सबसे पहले इस्टेब्लिश हुई है इंडिया में। थोड़ा सा इसे खोल के बताएं क्या चीज़ है नेशनल लाइव स्टॉक? नेशनल लाइव स्टॉक मिशन जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है जिसमें 50 लाख रुपए का आपको अनुदान प्राप्त हो सकता है अधिकतम। अच्छा। और मिनिमम 10 लाख रुपए तक। इसमें 100 बकरी, 200 बकरी, 300 बकरी, 400 बकरी और 500 बकरी की इकाई आप लगा सकते हो। जी जी। तो 500 बकरी की इकाई की लागत 1 करोड़ रुपए है, उसमें 50% आपको अनुदान प्राप्त होता है। तो आप 1 करोड़ की इकाई पे आपको 50 लाख रुपए का अनुदान प्राप्त हो सकता है या सब्सिडी प्राप्त हो सकती है। आपको 1 करोड़ का लोन लेना है और 50 लाख ही बैंक को लौटाने। 50 लाख रुपए आपको भारत सरकार की तरफ से अनुदान प्राप्त होगा। सर कहाँ लोग कहते डेवलपमेंट नहीं हो रहा, और इतने
मतलब इस सेक्टर को और डिफाइन करने के लिए गवर्नमेंट इतनी अच्छी स्कीम लेकर बहुत अच्छी, भारत में सबसे पहली और सबसे अच्छी स्कीम आई है। जी जी इससे पहले बकरी पालन की आज से 3 साल पहले तक इतनी बड़ी कोई योजना नहीं थी। जी जी और वर्तमान में भी सिर्फ नेशनल लाइव स्टॉक मिशन ही योजना चल रही है। जी जी और पशुपालन के लिए इससे अच्छा अवसर नए किसानों के लिए नहीं आ सकता है। मेरे हिसाब से किसानों को इसको अपनाना चाहिए और योजना का भी लाभ लेना चाहिए। भाई 50% पैसे सरकार दे रही है आपको, और क्या चाहिए आपको? बिल्कुल बिल्कुल। और हम कहते हैं कि ये नहीं है, डेवलपमेंट नहीं हो रहा, सब कुछ हो रहा है यहाँ पे, आप लेने वाले बनो। बिल्कुल, आपको बैंक से रिलेटेड होना चाहिए और आपको सरकार ने इस योजना के अंतर्गत पूरी व्यवस्था इस तरीके से कर रखी है जी कि पहले आप बैंक जाइए, अपना प्रपोजल समझाइए और उसके बाद आप तुरंत लोन के लिए अप्लाई करिए। सर जैसे आपके फार्म का जो एरिया है मैं देख रहा हूँ बहुत अच्छा एरिया है, क्या एरिया होगा फार्म का? हमारा जो फार्म बना हुआ है वो करीब करीब 2 एकड़ में है। अच्छा। और पूरा जो फार्म का जो यूनिट है वो 4 एकड़ में है। अच्छा। तो 2 एकड़ में फार्म बना हुआ है और 2 एकड़ में कल्टीवेशन के लिए डिफरेंट क्रॉप्स, ग्रीन फॉडर के। जी जी। और सर यहाँ पे मैं देख रहा हूँ मल्टीपल शेड्स हैं जी। अभी हम आपके तीसरे शेड में आए हैं। जी जी। टोटल कितने शेड है अपने पास सर? अपने पास यहाँ पर 4 शेड है। 4 शेड है यहाँ। इसमें एक में जो है हमारे पास बड़े ब्रीडर्स और बड़ी फीमेल्स रहती है। जी जी। एक में जो है प्रेग्नेंट फीमेल्स वगैरह रखते हैं जी। और एक शेड जो है वो वीनिंग के लिए है, जिसमें हम 3 महीने से लेके 6 महीने से 9 महीने तक के एनिमल्स रखते हैं। और एक शेड जो है हमारा ब्रीडिंग का है, जिसमें हमारी डिलीवर्ड फीमेल्स और किड्स सेक्शन रहता है। जी 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 जी। नहीं सर, बहुत एक डेडिकेशन से काम किया जा रहा है, जैसे कि इंडस्ट्री लेवल पे काम किया जा रहा है। बहुत कम लिमिटेड फार्म रह गए हैं इंडिया में। सर एक आखिरी सवाल पूछेंगे आपसे, देखो प्रॉफिट जी जी। हर आदमी ना मतलब वीडियो देखता ही आदमी, मुझे लग रहा है कि प्रॉफिट की वजह से इतनी इन्वेस्टमेंट है, इतना जानवर हैं, सब कुछ है, प्रॉफिट कितना है सर यहाँ पे? देखिए इस बिजनेस में 25 से 30% का प्रॉफिट है। यही प्रॉफिट आपको मिल पाएगा और अच्छा मैनेजमेंट करेंगे तो ये प्रॉफिट मिलेगा। अगर आप मैनेजमेंट अच्छा नहीं होगा, ब्रीड अच्छी नहीं होगी, तो मान के चलिए कि ये प्रॉफिट घट भी सकता है। अगर आप एक बकरी से 1 महीने में 3 किलो की ग्रोथ ले रहे हैं और 1 साल में वो 36 से 40 किलो वेट गेन कर रही है और 500 रुपए किलो आप अगर बेच रहे हैं उसको, तो आप ये मान के चलिए कि आपको उससे 30% के आप करीब मुनाफा होगा। और अगर आप ग्रोथ अच्छी नहीं ले रहे हैं और सेल्स भी जो है आपका डाउन है, प्राइजेस भी डाउन है, और सिर्फ मटन के लिए अगर आप बेचेंगे तो आपको 10 से 15% प्रॉफिट मिल पाएगा। ये सिंपल सा एक एग्जांपल अपन समझ रहे थे। अगर अपन दूध निकाल के डेयरी में दे रहे हैं तो हमें 30 रुपए लीटर दूध मिल रहा है, 35 रुपए लीटर मिल रहा है, और अगर उसी दूध को हम रिटेल करके घर घर दे रहे हैं तो हमें 60 रुपए लीटर का प्रॉफिट हो जाएगा। जी जी। इसी तरीके से लोगों को ये फोकस करना चाहिए। अभी आपको प्राइजेस भी लग रही होगी कि यार 500 रुपए किलो और मटन का प्राइस कम है, तो ये ब्रीडिंग एनिमल्स हैं, इसमें आपको एक जैसे एक क्वालिटी के और प्रोडक्टिव एनिमल मिलेंगे। जी जी। ये मटन का एनिमल नहीं, मटन के एनिमल में किसी भी एज का एनिमल बिक सकता है, किसी भी क्वालिटी का, लंगड़ा लूला, आपका थन खराब है, आँख खराब है, लेकिन ब्रीडिंग सेटअप में आपको क्वालिटी गोट्स मिलती है, इसलिए इनकी प्राइजेस करीब 25-30% या 50% ज़्यादा भी है। और इनमें क्या होगा कि आपको मिल्क यील्ड भी अच्छी मिलेगी, ग्रोथ भी अच्छे मिलेगा, प्रॉपर जो उसका जो जेनेटिक ट्रेंड है उसके हिसाब से उसमें ग्रोथ और विगर मिलेगा आपको। जी भाई, सिरोही, सोजत, बीटल, इनके बकरों का अगर आप सही मेंटेन करोगे तो 2 साल में इनके एनिमल 80 किलो से ऊपर आराम से पहुंच जाते हैं। जी। तो ईद में भी अगर आप बेचोगे तो 30-40 हज़ार रुपए में उसका एनिमल बेच सकता है। अगर आप फीमेल की भी देखोगे तो आपको उससे 1-1.5 लीटर 2 लीटर दूध मिल सकता है। अगर आप दूध सेल नहीं भी करो और आपका दूध डेयरी में भी जाता है तो भी आपको 40 से 50 रुपये रोज का दूध भी मिल सकता है। जी। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस डायरेक्शन में उसको लेके जा रहे हो अपने फार्म को, उसके हिसाब से आपका प्रॉफिट रहता है। जी। ओवरऑल अगर हम देखें कि रिवेन्यू पर गोट के हिसाब से देखें तो अगर आप अच्छी ग्रोथ ले रहे हो, 3 केजी पर मंथ की ग्रोथ अगर आपको मिल रही है तो आप ये मान के चलिए, और अगर आप 500 रुपये केजी तक एनिमल बेच सकते हो तो एक एनिमल पे 5,000 से लेके 8,000 तक के बीच में आपको प्रॉफिट प्राप्त हो सकता है। एक आदमी अगर 100 बकरी की यूनिट लगाता है, सिंपल फार्मूले से अगर समझें तो सारा खर्चा काट के 5 से 7 लाख रुपए साल के कमा सकता है। जी। और सर आपका कितने जानवरों पर ध्यान रहता है, मतलब लास्ट ईयर कितने जानवर आपने बेचे होंगे यहाँ से? नहीं, हमारे पास करीब 1000 से प्लस ही एनिमल एक साल में सेल होते हैं, 1000, 1200, 1400, डिपेंड करता है कैसे। हमारे पास एनएलएम की स्कीम की वजह से थोड़ी डिमांड ज़्यादा है, पर फिर भी 1000 एनिमल हमारे यूजुअली सेल हो जाते हैं। हमारा 1000-1200 एनिमल का सेटअप भी है, तो उतने ही एनिमल हमारे पास आते भी हैं, बिकते भी हैं, और हमारे प्रोडक्शन के भी आते हैं। तो मोटा मोटी आप समझिए कि वही जो मैंने किसानों के लिए बताया वही प्रॉफिट हमारा भी है। और मान के चलिए कि अगर हम देखेंगे 1000 एनिमल बेचते हैं तो वही 5 से 7 हज़ार रुपये पर एनिमल हमारा प्रॉफिट आता है, तो करीब 50-60 लाख रुपए का रेवेन्यू आप
देख सकते हैं। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ सर, ये वॉल्यूम का गेम है, मतलब जितनी ज़्यादा वॉल्यूम होगी पर उसको सस्टेन करना ही बहुत मुश्किल है सर आज की डेट में। आप कर रहे हो, कितने लोगों का स्टाफ है अपने पास यहाँ पे? हमारे पास 10 लोगों का स्टाफ है। 10 लोगों का? हाँ, 10 लोगों की टीम है। जी जी। और सर जैसे आपसे एक चीज़ ये पूछनी है मुझे, जैसे 2 तरह के लोग होते हैं, एक होता है फार्मर, एक होता है एंटरप्रेन्योर, ठीक है। अब आप फार्मर से कहीं ज़्यादा हो क्योंकि आप बहुत सारे काम कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है ना। अगर कोई युवा है, गांव से जुड़ा हुआ बंदा है, इस लाइन में आना चाहता है और वो मतलब देखता है इन चीज़ों को, वीडियोस देखता है और उसका खुद का ही मन है, उसका लगाव भी है जानवर से, ठीक है, और वो करना चाहता है इस तरह के काम, तो क्या सलाह देंगे सर? किस लेवल से शुरू करना चाहिए एक आदमी को? मेरे हिसाब से किसी को भी बकरी पालन शुरू करना चाहिए तो 50 बकरी से कम से स्टार्ट करें, 50 बकरी से ही स्टार्ट करना चाहिए, इससे ज़्यादा ना करें। अगर वो 100 की मेंटेन करता है यूनिट तो उसका आरओए प्रॉपर होगा, लेकिन 50 बकरी रखे, 6 महीने बकरियों को मेंटेन करे, 6 महीने या 1 साल के बाद फिर 50 बकरियां डाले। 100 की यूनिट उसको चलाना मैंडेटरी है। अगर 100 से कम में चलाएगी तो उसके खर्चे भी नहीं निकल पाएंगे। तो शुरुआत में वो 25 बकरी रखे, फिर 3 महीने के बाद 25 करे, करीब करीब 6 महीने और 1 साल वो थोड़ा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ले और उसके बाद ही वो फार्म को बढ़ाए। क्योंकि अगर आप एक साथ बड़ा शुरू कर लेंगे तो आपके लॉसेज हो जाएंगे, तो आप फिर उठ खड़े नहीं हो पाएंगे और नुकसान हो जाएगा तो आप डिमोरलाइज हो जाएंगे। तो एक बार 50 बकरी से शुरू करके और कम से कम 6 महीने तक एक फार्म चलाएं, क्योंकि क्या होता है, लाइव स्टॉक 24/7 का जॉब है। आपको ये ध्यान रखना पड़े, इसमें कोई छुट्टी नहीं है, कोई सीजन नहीं है, कोई ईद होली दिवाली नहीं है। इसमें आपको 24 घंटे के लिए एक्टिव रहना पड़ेगा और आपके पर्सनल टच से ये बिजनेस चलेगा। तो आपको ये कोशिश करना चाहिए, क्योंकि क्या अभी आप किसी और बिजनेस में होंगे तो पहले तो अपने आप को फार्म के लिए आपको ट्यून करना पड़ेगा कि आप कब जा सकते हैं, कब आ सकते हैं। तो 6 महीनों में आप वो सारी चीज़ें सीख जाएंगे, समझ जाएंगे। आपका लेबर की अवेलेबिलिटी क्या है, बिजली कब आती है, बिजली कब जाती है, सारी चीज़ें अपने आप कम हो जाएगी। तो इस वजह से जो है, एक बार 6 महीने में आप अपने आप को भी फार्म के लिए बैलेंस कर लेंगे और फार्म भी आपको आपके हिसाब से बैलेंस कर लेंगे। और उसके बाद फिर आप फार्म को एक्सपेंस करें। अगर आप 6 महीने या 1 साल एक प्रॉपर फार्म को मैनेज कर लेंगे तो डेफिनेटली यू विल गेट दी कंप्लीट आइडिया जी कि फार्म को कैसे चलाया जाता है। जी सर, थोड़े से जो लाइव एग्जांपल मेरे सामने है, मैं लोगों का नाम नहीं लूँगा, मैं चाहूँगा कि आप उस पर भी रोशनी डालें। जैसे कि एक बंदे ने फार्म शुरू करा, बहुत अच्छा फार्म बनाया, मतलब इतना तो पैसा उसने अपने घर पे नहीं लगाया, इतना फार्म बनाने में लगा दिया, ठीक है। लेकिन PPR आई, पूरा पूरा शेड खाली हो गया, उसको ना ट्रेनिंग ली थी ना कुछ लिया था, ख़त्म हो गया सारा सिस्टम उसका, वो टोटल लॉस है। हालांकि उसने अपनी ज़मीन पे किया था, लेकिन उसके शेड के अंदर सिर्फ भूसा भरा जा रहा है, किराए पे दे रखा है भूसा भरने के लिए, भूसा स्टॉक होता है वहाँ पे। जी जी जी। मतलब लाखों 50 लाख से ऊपर की इन्वेस्टमेंट है, वो बिल्कुल जीरो है आज की डेट में। जानवर मरे वो अलग, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल ये है कि लोग सोचते हैं कि मैं पार्ट टाइम में करूँगा, मैं यहाँ दिल्ली में रह के गाँव में कहीं ज़मीन है वहाँ करूँगा और वहाँ से ऑपरेट कर लूँगा बाई कैमरा बाई लेबर। इन दोनों एग्जाम्पल का सर आप थोड़ा सा बताइए, लोगों के थोड़े से पर्दे खोल दीजिए, मैं चाहूँगा। देखिए, इसमें ऐसा है कि पहला जो एग्जांपल बताया उसमें समस्या ये है कि लोगों ने पहले प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस तो ठीक है, टेक्निकल भी नहीं लिया। टेक्निकल एक्सपीरियंस कैसे ले सकते हो आप? कहीं प्रशिक्षण ले सकते हो, बहुत सारे फार्म को विजिट कर सकते हो। अगर आप में ज़ील है करने की तो जो अच्छे फार्म चल रहे हैं वहाँ प्रैक्टिकली आप 1 महीने के लिए एज ए लेबर भी जा सकते हो। तो अगर आपको अच्छा फार्म करना है तो पहले तो अपने दिमाग को गोट फार्म से भरना पड़ेगा, उसके लिए ट्रेनिंग लीजिए प्रॉपर। उसके बाद प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कहीं से मिल सकता है तो वहाँ लीजिए और फिर शुरू करिए। और वैक्सीनेटेड एनिमल खरीदिए, नॉन वैक्सीनेटेड एनिमल मत लीजिए। क्योंकि क्या होता है कि अगर आपने कहीं से भी लेके आया, हम लोग 600 किलोमीटर 800 किलोमीटर अपनी कार में और फ्लाइट में जाने में थक जाते हैं, तो आप 600 किलोमीटर 500 किलोमीटर बकरियों को गाड़ी में भर के ले आएंगे तो उनकी क्या कंडीशन होगी, इससे अंदाज लगा लीजिए आप। उसकी थकानी उसको बीमार कर देगी। जी। और अगर नॉन वैक्सीनेटेड हो गए तो 100% ट्रांसपोर्टिंग स्ट्रेस के बाद उसमें PPR आएगा ही। आपके पहले एग्जाम्पल में 100% यही हुआ होगा। उन्होंने कहीं से खरीदा होगा, उन्होंने बोल दिया होगा कि वैक्सीनेशन किया हुआ है। लोग गलती क्या करते हैं कि हमने लिया एनिमल को वैक्सीन कर दिया और गाड़ी में डाल दिया। आप समझ लो कि आप बीमार हो और फिर आपके अंदर एक बीमारी डाल दी और फिर बीमार आदमी को रेस में भगा दिया, तो क्या कंडीशन होगी? वही उस केस की हुई है। वैक्सीनेशन अगर आपने फील्ड में किया है तो कम से कम 20 दिन तक आप एनिमल को ट्रांसपोर्ट ना करें। सेफर साइड 30 दिन के बाद ही आपको एनिमल ट्रांसपोर्ट करना चाहिए। एनिमल पैसिव जो है वो डिसीज़ में होगा और इम्यूनिटी उसकी डेवलप नहीं होगी तो 100% उसका आउटब्रेक कई गुना ज़्यादा आएगा आपके यहाँ आने पे। जी जी।
दूसरा आपका जो सवाल था कि लोग जो इसको पार्ट टाइम करना चाहते हैं या रिमोट ऑपरेट करना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से ये काम रिमोट ऑपरेटेड होना मुश्किल है। आपको पता नहीं चलेगा कि रिमोट ऑपरेट में आपको क्या नुकसान हो रहा है। जब आप एक्चुअली फार्म पे रखेंगे, इसका एक्सपीरियंस आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप रिमोट ऑपरेट के बाद एक बार 1 महीने के लिए अपने फार्म पे रहिए, आपको 1 महीने में ही पता चल जाएगा हमसे कितनी भूल हो रही थी। कारण क्या है कि इस वाले मामले में नौकर और मालिक 2 ही रिलेशन चलता है। इस सिस्टम में सुपरवाइजर हो गया, मल्टीग्रेड हो गया, क्योंकि अनस्किल्ड लेबर के साथ आपको काम करना है और लेबर के लिए सिर्फ उसका दिन का 200 रुपये पूरा करना ही काम है, या 500 रुपये दहाड़ी के लिए वो काम कर रहा है, 8 घंटे काम करते का बंद हो जाएगा। गुड फार्मिंग या एनिमल हस्बेंड्री में ऐसा नहीं चलता। इसमें रात को भी बच्चा हो सकता है, अर्ली मॉर्निंग भी हो सकता है, अगर दूध सही नहीं निकला तो थन भी खराब हो सकते हैं। तो रिमोट ऑपरेट करने की कोशिश जिन लोगों ने भी की, मेरे हिसाब से उनके एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं रहे। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप खुद करेंगे, जाके करेंगे, तो इट विल बी क्वाइट बेटर और आप लोगों के लिए भी अच्छा होगा और मेरे ख्याल से आपका रेवेन्यू भी बढ़ जाएगा और प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा अगर आप वहाँ रह के करोगे तो। सर शहर का जो बंदा लाइफ जी रहा है, गांव से टच नहीं है उसको कभी, वो पर कहते हैं ना दादा परदादा की ज़मीन है, पड़ी है, उसका वो आता है, वो सोचते हैं कि ज़मीन तो पड़ी है मेरे पास, खेती वो करते नहीं हैं, फिर जाके सब इन चीज़ों में घुस जाते हैं और फिर परेशान होते देखे हैं मैंने लोग। तो ये शहर वाले लोगों के लिए है काम या फिर गांव वालों के लिए? नहीं, मेरे हिसाब से तो जो गांव से जुड़ी पृष्ठभूमि के लोग हैं उनके लिए ज़्यादा बेटर है। हाँ, अभी शहर वालों का अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा गुड फार्मिंग की तरफ हुआ है, आईटी वालों का हुआ है, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, लेकिन उनको इस बात को बैलेंस करना चाहिए वो गोट फार्म को कितना टाइम दे पाएंगे। अगर वो टाइम नहीं दे पाएंगे तो मेरे ख्याल से उसका एंड अच्छा नहीं होगा। इसलिए कोशिश ये करें, या अगर आप इन्वेस्टर की तरह भी कर रहे हैं तो कोई ना कोई ऐसा बंदा आपके साथ जुड़ा होना चाहिए जिसकी ब्रेड एंड बटर उससे जुड़ी हुई हो। एक पूरी तरह समर्पित आदमी होना चाहिए, तो ही आप इसको कर पाएंगे जो आपका रिलायबल हो। पर अगर आप खुद देखेंगे या खुद करेंगे तो इट विल बी वेरी बेटर फॉर यू। जी, तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ऐसी जानकारी दी जो हर कोई नहीं दे पाता इंटरनेट पे। शुभकामनाएं आपके साथ है, जब हम आएँ तो आपका फार्म और तरक्की करे और हमारी ये वीडियो वो लोग देखें जो सच में इन चीज़ों में आना चाहते हैं, भटके ना, अपना एम वो खुद ढंग से फिक्स कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। आपकी टीम का बहुत बहुत एक बार फिर से स्वागत है। आपने हमारे यहाँ आके वीडियो बनाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे वीडियो से और लोगों को लाभ हो और बकरी पालन में जो लोग मिसगाइड हो रहे हैं वो कम से कम इससे समझ लें और अच्छे तरीके से करें। मैं चाहता हूँ कि ये सेक्टर डेवलप हो, ना कि इसकी निगेटिविटी फैले, और लोगों को इसका लाभ होना चाहिए और लोग इसको संभल के करें। ये बिज़नेस बहुत अच्छा है और सबके लिए फ़ायदे वाला है और बहुत ही आने वाले समय में इसका भविष्य बहुत उज्जवल है। नए युवाओं के लिए ये एक सुनहरा